क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की है। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। इस शेर के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खां साहब यानी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां से अपनी मुलाकात का मजमून आम किया। सोशल मीडिया पर यह अखिलेश का ये पोस्ट है इस शेर के साथ में। अखिलेश यादव ने और आजम खां ने भी अखिलेश को भरपूर मोहब्बत दी और इजहार मोहब्बत भी करने में वो पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही पूरे हक के साथ खां साहब हाथ पकड़कर अपने घर के भीतर ले गए। बहुत सारी बातें हुई। यह मुलाकात तकरीबन 100 मिनट तक चली। कहते हैं कि मुलाकात के दरमियान सिर्फ 2 ही शख्स थे, एक अखिलेश यादव और दूसरे खां साहब। यहाँ तक कि घर के मुलाजिमों को भी नाश्ता पानी तक के लिए पहले ही सब काम ख़त्म करने की हिदायत दी गई थी, हुक्म दिया गया था कि वो सारे नाश्ते पानी का इंतज़ाम पहले करके उस कक्ष से, उस रूम से दफ़ा हो जाएं जहां आजम साहब 1 to 1 अखिलेश यादव से बात करने वाले थे। और इससे पहले अखिलेश यादव ने एक पेन भी भेंट की आजम खां को। इस मौके पर एक कलम भी भेंट की। ये उसके साथ तस्वीरें भी खूब सामने आई हैं कलम भेंट करते हुए। ये कहा जा रहा है कि क्या इस कलम से दोनों मिलकर 2027 के चुनाव की नई इबारत लिखेंगे। ये भी बात कही जा रही। कल जब अखिलेश यादव के आने की खबर लगी तो पत्रकार खां साहब के यहाँ पहुँचे और पूछा, क्या अखिलेश का कार्यक्रम आया है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्या कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम है, मुझसे मिलने वो आ रहे हैं, शायद मैंने सुना है। खां साहब का यही अंदाजे बयां है। ऐसे ही बोलते हैं। बोले, आप नाराज़ हैं, कल जब अखिलेश यादव से मिलेंगे तो अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे। खां साहब ने इत्तेफाक से कहा कि मैं क्या इतना हल्का आदमी हूँ। और यही वह अंदाजे बयां आज़म है। आज़म पूरे हक से कहते हैं कि उनके वालिद यानी मुलायम सिंह यादव से ऐसा रिश्ता था एक बड़े भाई से भी ज़्यादा, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अखिलेश भी उस रिश्ते की इज्जत रखते हैं। नेताजी के बेटे हैं, इसलिए उनसे भी वैसी ही मोहब्बत है जैसी नेताजी से। 100 मिनट की इस बात और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव रामपुर में हैं, पत्रकारों से रूबरू हुए। कहा, आजम साहब की सेहत का हाल चाल लेने आए थे, जेल में मिलने नहीं जा पाए थे। इस बात का अफसोस भी उन्होंने जाहिर किया और फिर दोहराया कि साल 2027 में उनकी सरकार बन रही है, पीडीए सरकार बनाएगा। आजम साहब के जो नाजायज़ मुकदमे उनके ऊपर लादे गए हैं, सरकार उन्हें वापस लेगी। वह बात उन्होंने कहा कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ। इस बीच कुछ पत्रकारों ने भी सवाल किया, मुकदमों का हवाला दिया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि पत्रकारों के मुकदमे भी हम वापस लेंगे। जिन पत्रकारों को खबरें चलाने, दिखाने, छापने, पढ़ने, लिखने में सरकार ने उत्पीड़ित किया है, मुकदमे दर्ज कराए हैं, जेल भेजे हैं, उन पत्रकारों को भी समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी तो उनके भी मुकदमे अखिलेश यादव की सरकार वापस लेगी। ये बात अखिलेश यादव ने आज कही। इस मुलाकात से उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से क्या मायने हैं? क्या अखिलेश यादव ने जो कलम आजम खां को आज भेंट किया, क्या वो कलम कोई नई इबारत लिखने जा रहा है? क्या किसी नए राजनीतिक समीकरण का संकेत है? ये सब बहुत सारी बातें हैं और आज इन्हीं सब बातों पर हम मंथन करेंगे।
100 मिनट की मुलाकात 2027 की बात 2027 की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने इसको खोल भी दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पॉलिटिकल बात की। लेकिन आजम खां साहब से अंदर क्या बात हुई, इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं क्या बात हुई, क्योंकि वहाँ सिर्फ दो लोग थे, दो पर दो। हो सकता है कुछ मीडिया को फ़ोटो खींचने की अपॉर्चुनिटी मिली हो, कुछ वीडियो बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली हो, लेकिन बातचीत के दरमियान मैं पूरी जानकारी के हिसाब से कह सकता हूं कि वहां सिर्फ दो ही शख्स थे, आजम खां और अखिलेश यादव। ये वो तस्वीर है जो बातचीत शुरू होने से पहले आजम खां के ड्राइंग रूम में अखिलेश यादव ने उन्हें कलम भेंट की। अब इस कलम के मायने क्या हैं, ये कलम क्यों भेंट की? आजम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, तो उन्होंने कलम भेंट करके एक संकेत दिया अखिलेश यादव ने। क्योंकि नेता हैं, ये संकेत देते हैं, ये सारी बातें कहते हैं इशारों में भी। तो ये समीकरण, ये तो पहले ही लगातार जब ये खबरें चल रही थी मीडिया में कि आजम निकलेंगे तो बसपा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आजम खान ने दूसरे तीसरे दिन कह दिया था कि क्या मैं इतना हल्का आदमी हूँ, क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत पड़े। तो इन बातों से उन्होंने सारी बातों को कह दी। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब वो पहुँचे थे तो किस तरीके से उनका खैर मकदम हुआ, स्वागत हुआ, और किस हक के साथ में आजम खां उन्हें कहीं दूसरी ओर अपने घर के उस तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव पहले सीधे घर के आंगन में जाना चाहते थे, परिवार के लोगों से रूबरू करना चाहते थे। तो आजम खां उन्हें हाथ पकड़ कर ले गए। आजम खां जब भी कुछ कहते हैं, बोलते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, छूटते हैं, तो ये बड़ी खबर बनती है। आज अखिलेश का इतने दिनों के बाद जाना, लगभग 2 साल के बाद ये मुलाकात अखिलेश यादव और आजम खां की हो रही है। आजम अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं और कभी भी इस दरमियान उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसी कोई बात, अखिलेश यादव पर कोई टिप्पणी नहीं की, समाजवादी पार्टी पर भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिससे किसी विरोधी को कुछ कहने का मौका मिले। अखिलेश यादव ने रामपुर में पत्रकारों से क्या कहा, वो सुनिए। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़े की आवाज बुलंद होगी। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। कितने झूठे मुकदमे लगे, और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे, न केवल आदरणीय आजम खान साहब के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप में प्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी दिख नहीं रहा मुझे। जी बताइए। नहीं, इसमें बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं। जी, ये दिल्ली से आए हैं, ये जानते हैं कितने पत्रकार साथियों में झूठे मुकदमे हैं। आप लोग अगर प्रशासन का साथ देते हो, आप सरकार का साथ देते हो, तो आप पे मुकदमे नहीं होंगे। नहीं तो मीडिया पे जो मुकदमे लगे सर, वो मुकदमे भी वो भी वापस होंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। और ये जो आइंदा मोहब्बत वाला चल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये पूरा ये नहीं, देखिए ये आप इशू इसलिए बदलना चाहते हो, कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत, मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कहा, आज जब पत्रकार ने किसी अन्य विषय पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, हम आज कतई नहीं चाहते, हम आज आजम खां साहब से मिलने आए हैं, उनसे मिलकर जा रहे हैं, इतने इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आजम खां साहब दरख्त हैं, दरख्त हैं। तो ये भी अब कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं बची है कि जिस तरीके से जो कुछ कहना था, सुनना था, अखिलेश यादव कहे गए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि हम जेल नहीं पहुंच पाए थे उनसे मिलने, यहाँ पहुंच गए हैं और अब लगातार मिलते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
दरख्त हैं, लगातार मिलते रहेंगे। ये बातें, इनके पीछे निजी रिश्ते भी होते हैं। आजम और मुलायम परिवार के रिश्ते बड़े गंभीर हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते भी इस तरह के लफ्ज़ों से सींचे जाते हैं, उनमें खाद पानी दी जाती है। तो आज अखिलेश यादव ने आजम खान और अपने रिश्तों, समाजवादी पार्टी और आजम खान के रिश्तों को खूब खाद पानी दिया, खूब प्रचुर मात्रा में, बल्कि जैविक खाद उन्होंने आज डाली उन रिश्तों की जड़ों में, जो वर्मी कंपोस्ट होती है, केचुआ खाद, वो वाली डाल दी। तो कुल मिलाकर ये समीकरण जो है राजनीति का एक अलग तरीके से देखा जा रहा। जो लोग कह रहे थे, लगातार खबरें भी मीडिया में चल रही थी, चलाई जा रही थी कि आजम खान साहब कहीं दूसरी तरफ रास्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अखिलेश ने कहा कि पीडीए की सरकार बन रही है। दो बड़े बातें कहीं, आजम खान और ऐसे तमाम लोग हैं जिन पे मुकदमे नाजायज़ लादे गए हैं, और पत्रकारों के लिए भी कहा कि जो पत्रकार जिन्होंने इस सरकार में काम किया है, पत्रकारिता की है और उन पर मुकदमे लादे गए हैं, उनके मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। चर्चा शुरू करते हैं। रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि रत्नेश मिश्रा के बारे में मेरे पास गलत जानकारी है, वो किस पार्टी के प्रवक्ता हैं मुझे बताया जाए। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत। अरशद रजा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वीरेंद्र सक्सेना जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने विश्लेषक, उत्तर प्रदेश में लगभग 5 दशकों तक तमाम बड़े ब्रांड्स में बहुत प्रमुख पदों पर, स्टेट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चूँकि वीरेंद्र सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की हैसियत से भी जुड़े हुए हैं। सक्सेना जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, सभी मेहमानों का बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र सक्सेना जी से ही करते हैं। वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर जो ये एक इत्तेफाक भी है, सौभाग्य भी है कि जब आजम खान जेल से छूटे थे, उस दिन भी आप मेरे साथ चर्चा में थे, हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की थी। उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि बसपा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और आपने बहुत सारी बातें कह दी थी कि भाई अब बसपा में जाने की बहुत संभावना आपने उसी समय खारिज कर दी थी, और कहा था भाई बसपा में आजम खान के लिए बहुत कुछ क्या है, और आजम खान जिस मिजाज के व्यक्ति हैं बसपा उनको सूट करेगी, उस वक्त ही आपने सवाल उठा दिया था। आज आजम और अखिलेश की मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से किस तरह देखते हैं, मेरा पहला सवाल। और दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो पत्रकारों को लेकर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के दरमियान जितने भी पत्रकारों पे मुकदमे हुए हैं, जो अपना काम कर रहे थे, काम करते हुए पत्रकारों को डराने, धमकाने के लिए, हड़काने के लिए जो मुकदमे किए गए वो वापस लेंगे। तो आप पत्रकारों के नेता के तौर पर भी इस सवाल का जवाब आपसे मैं चाहता हूँ, वीरेंद्र सक्सेना जी। ये देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा है कि इनसे आज मुलाकात हुई है और मुलाकात बहुत अच्छी रही है उनकी। तो एक कहावत कही गई है कि इनको ठौर न उनको और। तो सवाल यह है, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा में जाएंगे और कांग्रेस में जाएंगे, वो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं भी उनको जो है वो स्टेटस नहीं मिलने वाला जो सपा में है। भले ही उनकी, देखिए, वो न शो करें, लेकिन उनकी ये नाराजगी तो अखिलेश से है ही कि उनको जो है जेल में रहते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने जो है उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार उस तरह का नहीं किया कि कोई प्रदर्शन हो, कोई किसी तरह की बात हो जिससे पता लगे कि सपा पार्टी जो है उनके लिए काफी चिंतित है। ऐसा कोई कार्यक्रम जो है अखिलेश जी ने नहीं चलाया, इसलिए उनकी नाराजगी तो जरूर है। लेकिन सवाल ये, अच्छा, इससे पहले भी आजम खान कई बार जो है मुलायम सिंह से नाराज हुए और फिर खुश हुए, फिर नाराज हुए। वो उनकी नाराजगी चलती रहती है, उनकी शैली भी व्यंग्यात्मक रहती है। वो ऐसी बात करेंगे जैसे कि व्यंग सही करेंगे और बताएंगे कि जैसे उनको कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, ठीक है आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कब कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें वो करते हैं।
तो पहली बात तो यह है कि इस तरह की सारी चीजें रूल ऑफ कर दीजिए कि वो कहीं और जाने वाले हैं, और अगर उनकी कोई नाराजगी होगी तो भी वो सपा में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पत्रकारों के मुकदमे का, देखिए सवाल यह है कि जब कोई पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो बहुत से वादे कर देती है। अब ये वादा उन्होंने किया है, उनकी पार्टी पिछली जब चुनाव हुआ था इससे 5 साल पहले, तब भी उन्होंने तमाम कई वादे किए थे कि सत्ता में हम आ रहे हैं, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए थे। अब इस बार भी वो ये कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं, तो हर पार्टी चुनाव के पहले यही कहती है कि हम सत्ता में आने वाले हैं। अभी किसी छोटे दल को भी पूछ लीजिए तो वो कह रहे हैं मेरे बहुमत आने वाला है, ये तो बड़ी पार्टी है। तो अब ये कह रहे हैं, ठीक है, कहना चाहिए, इसी से माहौल बनता है। तो लेकिन ये है कि अब जब सत्ता में आएंगे, जब बाबा मरेंगे, तब बाल दिखाएंगे, तब जो है पत्रकारों के साथ क्या होगा, कैसी पोजीशन होगी, ये तो उसी टाइम भविष्य के गर्भ में निहित है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। नहीं है दुर्गेश जी। बीरेन जी, मैं एक बहुत, देखिए कुछ नेताओं की फितरत होती है। जैसे मुलायम सिंह के बारे में आप कह सकते हैं जो कहते हैं वो कर देते हैं। मुलायम सिंह के बारे में ये था कि मुलायम सिंह, तमाम लोग हमारे आपके पत्रकारिता बिरादरी में भी इस बात को कहते हैं कि यार ये आदमी मुलायम सिंह जैसा है। मुलायम सिंह एक मिथक हो गए थे कि मुलायम सिंह ने जिसका हाथ पकड़ा फिर अच्छा है, बुरा है, खराब है, पकड़ लिया उसका जी। तो फितरत क्या है? मौजूदा सरकार और अखिलेश यादव दोनों की तुलना करें तो फितरत कैसी देखते हैं आप? कैसी फितरत है अखिलेश यादव की? पूर्व का अनुभव क्या है? आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं। देखिए, इस समय तो सपा को सिर्फ किसी भी ये इन प्रकार ने सत्ता में आने की जो है वो जुगत लगा रहे हैं। कैसे भी हर एक से वादे करेंगे, सबसे वादे करेंगे, लेकिन पीडीए की बात चल रही है। लेकिन उनकी जो इस समय छवि है वो अल्पसंख्यकों की तरफ, मुसलमानों की तरफ झुकती हुई नजर आती है, जिससे हिंदुओं को जो है थोड़ी सी जो है इनसे दिक्कत हो रही है। अरे वीरेन जी, इसी छवि के चक्कर में तो आजम खान से मिलने नहीं गए, और आप अभी भी कह रहे हैं कि उनकी छवि ये है। इसी चक्कर में तो उन्होंने आजम खान से 2 साल तक मिलने नहीं गए। आज उन्होंने कहा कि भाई हम आजम खान साहब से जेल में नहीं मिल पाए थे। अभी भी ये छवि है तो क्या करें अखिलेश यादव? कूद जाए क्या वहां? ये छवि तो अभी उन्होंने पिछले चुनाव में जब 35-36 वोट विधायक मुसलमानों को दिए थे, उसी टाइम से, उस समय इनकी छवि बहुत अच्छी थी। लेकिन जब इन्होंने 36 विधायकों को, मुसलमान विधायकों को टिकट दिए, उसी टाइम से जो है इनकी छवि उस टाइम बिगड़ गई। और आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि अब उनका वोट बैंक पिछड़े मुस्लिम है तो उन्हीं में से टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती तो वो मुसलमानों से दूर है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है, जिसका जो वोट बैंक उसी में टिकट देगा। ऐसा थोड़ी कि वो जाके हरिद्वार और अयोध्या में कैंप लगा के साधु संतों, पंडों, महंतों को टिकट दे देगी पार्टी। लेकिन ये कि इसका रिएक्शन होता है ना, फिर जैसे उधर जाएंगे तो इसका भी दूसरे समुदाय में इसका रिएक्शन होता है। आपने तो भयानक रिएक्शन देखा है जब अयोध्या में गोली चली थी। उसके बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहते थे लोग। हाँ, लेकिन मुलायम सिंह यादव अछूत हो गए थे राजनीति में। मुलायम सिंह यादव कोई उन्हें बैठाता नहीं था, लेकिन वही मुल्ला मुलायम उनके लिए सितारे बने। उसी दम पर वो सरकार में आए। तो राजनीति तो ऐसा खेल है ही। कहा था, लेकिन तब पार्टी की छवि जो थी मुस्लिम की तरफ झुकी हुई नहीं थी और लोग इस तरह को मानते भी नहीं थे। लेकिन अब जो पार्टी की छवि है वो ये है कि ये पार्टी जो है मुसलमानों की तरफ झुकी हुई है, और इसके लिए जो दूसरे समुदाय आप क्या मानते हैं कि इसी झुकाव के कारण आज अखिलेश यादव आजम खान साहब से मिलने गए थे? क्या यही वजह है, यही झुकाव है वीरेंद्र सक्सेना? नहीं, अखिलेश जी से तो, आजम से मिलना तो उनकी मजबूरी थी। देखिए, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो आजम खां कहीं और चले जाएंगे। देखिए, आजम खां कहीं जाएंगे नहीं, आपको बता दें। वो सपा में जाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे तो घर बैठ। सपा में तो है ही है सर, जाने की क्या जरूरत? तो सपा में है ही, निकाले कब गए? सपा में तो है ही, सपा में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अगर घर बैठ जाएंगे उनके लिए बेहतर है, और कहीं नहीं जाएंगे। तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि वो कहीं और जा रहे हैं। लेकिन इस छवि से तो अखिलेश जी को उबरना पड़ेगा। ये छवि तो यूपी में उनकी बन चुकी है। ठीक बात है। अरशद रजा कांग्रेस के नेता हमारे साथ दिख रहे हैं, प्रवक्ता अरशद रजा। चूंकि आपका अभी भी गठबंधन है अखिलेश यादव से, अखिलेश कह चुके कि भाई मेरा तो 29 तक का ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है यूपी में। तो अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता अतुल यादव हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, मैं आप ही से सवाल कर लेता हूं, क्या अखिलेश यादव और आपके गठबंधन की छवि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परस्त है?
और इसकी वजह से आपकी सत्ता में आने की संभावनाएं छीड़ हो जाती हैं क्या? सिर्फ एक ये वजह है? अरशद रजा। सबसे पहले आपको और पूरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि दुर्गेंद्र चौहान जी, इनकी सारी बातों को सुनने के बाद जवाब एक ही है कि क्या अब भी राजनीति केवल धर्म के नाम पर होगी या मूल मुद्दों पर होगी? क्या आपको नहीं दिख रहा कि कैसे एक दलित समाज से आने वाले रायबरेली की सरजमी पर इसलिए पीट दिया गया शंका में कि वो चोर है, और जैसे ही वो राहुल गांधी जी का नाम लिए तो फिर बाबा मार दिया गया, वाले हत्या हैं, कर दी उसकी, पीट नहीं दिया, हत्या कर दी उसकी। आने वाले एक इंसान की पीट पीट करके हत्या कर ऑन दी, कैमरा है, उनकी हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी, लिंचिंग कर दी, दलित की लिंचिंग हुई है। लिंचिंग कर दी। क्या इस पर बातें होंगी? आज भी क्या हम धर्म के नाम पर बातें करेंगे? क्या वो हिंदू नहीं थे जिनकी हत्या हुई है, जिनकी लिंचिंग हुई है? क्या वो हिंदू नहीं थे? सरकार क्या कर रही है? क्या बुलडोजर पहुंचा है उनके घरों पर जिन लोगों ने लिंचिंग किया है? ये सवाल तो इन पत्रकार महोदय को पूछना चाहिए, लेकिन ये पत्रकार महोदय केवल ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुस्लिम परस्त हो गए। इनकी बातों से हंसी आ रही है मुझे। नहीं हंसिए मत, इनको बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, हंसिए मत, हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत तजुर्बेकार हैं, आने वाले चीजों को जानते हैं। बोलिए। 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, पीडीए समाज से आने वाले तमाम नुमाइंदों को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है, और बीजेपी को बुरी तरह से पस्त करके उन लोगों ने पार्लियामेंट हाउस जाने का काम किया है। जनता ने भेजा है। 2027 में इनकी जो अहंकारी नीति है, जो बुलडोजर नीति है, जो संविधान को नहीं मानती, जो देश के न्यायपालिका व्यवस्था को अपनी आंखें दिखा रही है, न्यायपालिका व्यवस्था को किस प्रकार से चैलेंज कर रही है बुलडोजर नीति, इस बुलडोजर नीति को घर बिठाने के लिए जनता ने ठान लिया है। बात आज केवल आजम खान और अखिलेश यादव जी की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की है। गरीब की है, किसान की है, मजदूर की है, दलित की है, शोषित की है, पीड़ित की है, वंचित की है। किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से बदहाली का शिकार हो गई है। अभी आपको देखने को मिल रहा है कफ सिरप पीने से कितने छोटे छोटे मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। क्या इस पर सरकार की चिंताएं हैं? भाजपा शासित राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। किस प्रकार से उत्तराखंड में एक पत्रकार को केवल भ्रष्टाचार उजागर करने के एवज में उनको जान से मार दिया गया, मौत के घाट सुला दिया गया। क्या इस पर बातें होंगी, या केवल हिंदू मुसलमान की आड़ में ये सारे मुद्दे नगण्य हो जाएंगे? केवल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, ठीक, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। अरशद रजा, मुझे एक ब्रेक पर जाना, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद इसका जवाब लूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फिलहाल एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख करेंगे रत्नेश मिश्रा का। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा, कुल मिलाकर बहुत सारे अभी कांग्रेस के नेता ने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं, बहुत सारे मुद्दे खड़े किए हैं, लेकिन मूल बात तो यह है ही कि कहीं ना कहीं पीडीए एक बड़ी चुनौती 2024 में साबित हुआ है, और अखिलेश यादव उसी चुनौती को बार बार दोहरा रहे हैं। रत्नेश मिश्रा। दुर्गेंद्र जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए दुर्गेंद्र जी, अखिलेश यादव का पीडीए जो है वो मात्र एक छलावा है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और मैं एक चीज और बड़ी स्पष्ट कर दूं कि ये जितने भी परिवारवादी राजनीतिक दल हैं दुर्गेंद्र जी, इनके अगर बाप दादाओं की विरासत इनके नेताओं के आगे पीछे से निकाल दी जाए तो मुझे लगता है कि ये लोग एक आम परिवार के लड़के की तरह सीटेट पेट और सरकारी परीक्षा की तैयारी करते, और वो भी इनसे ना निकलता। इनमें इतनी भी योग्यता नहीं थी, वो लेगेसी अगर इनके पीछे ना हो तो। और जहां तक रही बात आजम खान जी और अखिलेश यादव जी की मुलाकात की, तो देखिए उनकी तो मजबूरी है। अरे भाई कुछ तो दिखाना है। चौहान जी, मुझे इस बात पे आपत्ति है, सुन लीजिएगा। भारतीय हेलो, अरे बोलने दो भाई। अतुल यादव, पता नहीं आप अंतर ध्यान होके फिर प्रकट हो गए, अब उनको बोलने दो भाई, अभी हम आपको मौका देंगे।
सारी आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा। बोलिए रत्नेश। नहीं चौहान साहब जी। आप तो समाजवादी पार्टी को बुला करके आप भारतीय नहीं आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब मैं कार्यक्रम में कैसे आपको शामिल करूं? इनकी आवाज ठीक कीजिए अतुल यादव की। बोलिए रत्नेश बोलिए। गलत। दुर्गेन जी और जहां तक मुलाकात की बात, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। और जो अभी आपके साथी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कह रहे थे कि वो इस प्रकार से उनके ऊपर तमगा लग चुका है, तो उसकी वो इस बात की पुष्टि करते हैं। और अभी मैं सुन रहा था कि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि 2024 की लोकसभा में पटकनी दे दी भारतीय जनता पार्टी को। अरे दुर्गेन जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी पटकनी दे दी कि बेटा केवल 2014 में भी नेता प्रतिपक्ष तो नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष मिल गया, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है। तो ये बस केवल प्रयास है। और उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में भी रिपीट करेगी। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य गुरुदेव माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम जनता की बात करते हैं, हम धर्म, जाति, लिंग, मजहब या किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते दुर्गेन जी, और इसीलिए जनता हमें समर्थन देती है। अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता है, उनका मिलना मिलाना तो चलता ही रहेगा, और उनका रूठना मनाना वो उनका मैटर है। उसपे भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता है कि इस पे कोई बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, अतुल यादव बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, जताइए एतराज अपना, बोलिए अतुल यादव जी। समाजवादी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बोलिए भाई, आपकी आवाज ही तो नहीं आ रही थी, बोलिए। चलिए अब बोलिए। आवाज नहीं जा रही। मुझे लगता है दिक्कत है। कांग्रेस के नेता अरशद रजा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अरशद रजा बोलिए, और अतुल यादव को फोन पर लिया जाए, फोन पर बोलिए। आपसे मैंने पहले कहा था पैक कर दीजिए। अतुल यादव को फोन पर लिया जाए, उनकी आवाज नहीं आ रही। अरशद रजा बोलिए, ऐसे कार्यक्रम का फिर तारतम्य गड़बड़ हो जाता है, बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता ने जिस बात को कहा है कि ये परिवारवाद की एक लेगेसी है, ये आज इस खुले मंच पर एक टीवी चैनल पर, एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पर ये बता दें कि किसी भी परिवार के लोगों से ये वोट की अपील नहीं करेंगे, क्या ये कह सकते हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के परिवार को आपके मंच पर बैठ करके गाली दे रहे हैं। इनकी भाषा को आप सुन रहे हैं? क्या कोई ऐसा है जो बिना परिवार का है? अब प्रधानमंत्री जी तो कोई है नहीं प्रधानमंत्री जी की तरह कि वो नॉन बायोलॉजिकल हो जाए। हम सभी तो बायोलॉजिकल हैं। वो कहते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो हो सकता है कि रत्नेश मिश्रा जी उनसे प्रभावित होकर ये बात आपकी बात आ गया। अतुल यादव बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवार की बात करती है, मैं माननीय आजम खान से मुलाकात के बाद में बात अभी कर लूंगा। सबसे पहले मैं परिवार पे जवाब दे देता हूँ। जितनी वोट परिवारवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न नेताओं के पुत्र पुत्री जो विभिन्न कोई विधायक बनने के लिए या कुछ बने हुए हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ये हर कोई जानता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद जड़ तक घुसा हुआ है, एक दूसरी चीज है कि ये किसी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई बार के सांसद और जो है विधायक भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। अगर हम देखें 2024 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन की ही देन है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हमने बना दिया, जो अपना दम भरती थी। अयोध्या तक की तो सीट को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जहां से हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस पैनल पर बैठे हुए हैं, जीत नहीं पाए। जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया लंबे तरीके से और अच्छे तरीके से। रही बात वीरेंद्र सक्सेना जी की, एक मिनट सुन लीजिएगा, फिर मैं वीरेंद्र सक्सेना जी की वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और वो उत्तर प्रदेश के मीडिया जर्नलिस्ट के अगर अध्यक्ष हैं उसके भी मैं उनको सम्मान करता हूं। लेकिन वो वीरेंद्र सक्सेना जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का नारा बुलंद कर, और पीडीए में क्या हमने स्वर्ण समाज को टिकट नहीं दिए? खूब सारे टिकट दिए लोकसभा में।
क्या हम हमारे द्वारा ब्राह्मण या किसी अन्य समाज सभी वर्गों को हमने टिकट दिया? आप लिस्ट उठा के देख सकते हैं, 80 की 80 जो कांग्रेस की भी और हमारी भी लिस्ट उठा के देख सकते हैं। अगर हमने 37 सांसद और कांग्रेस के 6, हमने 43 लोगों को जिता करके लोकसभा भेजा, तो ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की और इंडिया गठबंधन की जीत है। और रही बात 27 की, माननीय अरे वो कह रहे हैं अतुल यादव, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगता है, धब्बा कहते हैं वो लगता है, इस वजह से आपकी सरकार में वापसी मुश्किल है, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सक्सेना। कह रहे हैं आप लोगों, इसीलिए जो बहुसंख्या के जो वोटर है वो छिटक जाता है आप लोगों से। वीरेंद्र जी ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के द्वारा सभी वर्गों में अपना विश्वास हासिल किया गया। ये आपने 2024 में देखा, अब 2027 में देखेंगे। हम सभी वर्गों को, ऐसा कौन सा समाजी वर्ग है जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो? उनका नेता किस वर्ग का नेता है जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो? अगर हम आज आपके चैनल पर मैं जुड़ा हुआ हूं, अगर हमारी आप मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट देखेंगे तो सर्वाधिक तो उसमें आपकी बिरादरी के या ब्राह्मण समाज के प्रवक्तागण हैं। हमारी पार्टी में भेदभाव नहीं है, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। अगर आप देख लीजिए उठा करके मीडिया पैनलिस्ट की हमारे यहाँ लिस्ट को, तब भी आप पाएंगे कि हम लोग सभी को सम्मान पूर्वक सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम चुनिंदा जातियों को ही सम्मान देते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और रही बात वीरेंद्र सक्सेना जी, ये सिर्फ क्या, वीरेंद्र सक्सेना जी की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, अगर वो पत्रकार ना होकर के एक पार्टी के नेता ज्यादा लगे मुझे। अब ये सब मत कहो यार, आप लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत है। अगर भाजपा को वो बात सूट न करे तो भाजपा ये बात कहने लगती है, आपको सूट न करे तो आप लोग कर सकते हो। पत्रकारों को तो आप लोगों ने बिल्कुल फुटबॉल बना दिया है, ये सब मत करा करो यार, ये बिल्कुल मत करो अतुल यादव। हम बता रहे हैं एक बहुत आपको बड़ी माकूल राय हम दे रहे हैं और सारे लोगों को दे रहे हैं। बीजेपी वाले भी सुन लें, कांग्रेस वाले भी सुन लें और जो इस पैनल में नहीं वो भी सुन लें कि पत्रकारों को आप लोग सर्टिफिकेट मत दो, थोड़े दिन चुप रहो यार पत्रकारों के मामले में, जब देख लो उसका अपने आप आपको आनंद मिल जाएगा। आप लोग जबरदस्ती पत्रकारों को दो पार्टियों में बना देते हैं, फिर मजबूरी में उनको एक पार्टी की चाकरी करनी पड़ जाती है। मत करो, पत्रकारों को निष्पक्ष रहने दो, ठीक रहेगा। अगर वो निष्पक्ष होते तो जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है, उन्होंने एक सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की तरफ ज्यादा झुकने का आरोप लगता है, इस वजह से उसकी सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाती है। पिछली बार भी, इस बार भी उनको ऐसा ही लग रहा। उसका जवाब दे दीजिए वीरेंद्र सक्सेना जी को काहे लपेट रहे हैं आप? मैं जवाब दे रहा हूं। समाज में अगर हमारे सक्सेना साहब ने रिपोर्टिंग करी होगी तो समाज में जो मुस्लिम समाज है, मुलायम सिंह के दोस्त थे भाई, मुलायम सिंह के दोस्त, कहां आप लोग बातें कर रहे हो? सुन लीजिएगा, मैं जवाब दे रहा हूं। जो माननीय आजम खान साहब हैं, ये समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, उनका सम्मान था, है और रहेगा। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना माननीय आजम खान का सम्मान करते हैं और इतना ही सम्मान हम आजम खान साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का करते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी में एक परिवार है, परिवार के सब लोग एकजुट हैं और एकजुटता को दिखाते हुए 2027 की जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। यही बात समाज में अगर मुस्लिम समाज है, आप पत्रकार बंधु हैं, अगर पत्रकार भी अगर मुस्लिम समाज के लिए अनर्गल बात बोलेंगे और अच्छे पत्रकार अगर बोलेंगे तो समाज में ये कहाँ समाज चला जाएगा। ठीक है, रत्नेश मिश्रा के पास जाऊंगा। ठीक है अतुल यादव, आपकी बात आ गई, रत्नेश मिश्रा के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हयात उमर, उत्तर प्रदेश के और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक। हयात, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। रत्नेश बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं हयात साहब के पास जाऊंगा। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी जो कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी हैं। समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अब तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसमें कितने गैर मुलायम परिवार से थे, कितने गैर यादव थे। हमारी पार्टी में चुनाव होता है, आपकी पार्टी में रत्नेश जी अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है। बोलने दो अतुल, बोलने दो रत्नेश को बोलने दो, चलो ठीक है। केवल अतुल बोलने दो भाई, अब उन्होंने बहुत खामोशी से आपको सुना है, खामोश होकर सुना उन्होंने, आप भी सुन लो। बोलो भाई रत्नेश जी।
हमेशा स्वर्ण समाज से लोग बोलते हैं। ठीक है, उनको जवाब देने दो। रत्नेश जी बोलिए। अल्पसंख्यक तो आप बनाएंगे नहीं, आपके द्वारा दलित समाज से बनाया नहीं जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आप लोग करा नहीं पाते अपनी पार्टी में। ठीक है, अगर चुनाव नहीं करा पाओगे तो चुनाव कहां से? ठीक है। जब आपके यहाँ तो मठाधीश वाली भावना चलती है, आपके यहाँ तो डिक्टेटरशिप अतुल यादव। ठीक है भाई, अब उनको बोलने दो। ठीक है, आपकी बात आगे। बोलिए अतुल यादव, बोलिए। रत्नेश बोलिए। देखिए, मेरी आवाज जा रही है दुर्गेश जी? हाँ, बोलिए। देखिए दुर्गेश जी, मैंने से पूछा कि क्या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिता ही बन सकता है, पिता के बाद कोई बेटा ही बन सकता है? क्या एक राजनीतिक दल से क्या कहते हैं बड़ा भाई भी सांसद हो, छोटा भाई विधायक हो, प्लस मंत्री रहा हो, फिर बेटा ही मुख्यमंत्री बने? क्या किसी राजनीतिक दल में ऐसा होना चाहिए कि ताऊ जी का लड़का राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ से, कौन सा उन्होंने क्या था? सुषमा स्वराज जी की पुत्री के द्वारा ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष किया गया था? अगर मैं अनगिनत नेताओं के नाम गिना दूं तो समय बीत जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इस चर्चा को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है। मैं नेता पुत्रों और उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आज आजम खां को लेकर मैं बातचीत कर रहा हूं। हयात उमर साहब के पास जाता हूं। हयात उमर साहब, आजम साहब की जो आज हाव भाव, ठीक है भाई, ठीक है। अतुल यादव और रत्नेश, आप दोनों शांत हो जाइए। रत्नेश और अतुल यादव शांत हो जाइए। नेता पुत्र पुत्री होने के नाते तो टिकट पाए हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, शांत हो जाइए। और अगर शांत नहीं हो तो आवाज बंद कर दीजिए। हयात उमर साहब, आज जो विजुअल्स आए, जो चीजें हैं, उनको अगर देखकर हम क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? आजम खां साहब के बारे में तमाम बातें हो रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन जो आज विजुअल्स आए, कलम भेंट कर दी, वो अंदर भी गए, हाथ भी पकड़ के वो जाते रहे। आजम खां साहब ने भी कहा कि भाई मेरे लिए नेताजी के बेटे हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत अजीज़ हैं, बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत सारी बातें। अखिलेश यादव ने कहा भी कि दरख्त हैं आजम साहब, संस्थापक हैं, हम अब मिलते रहेंगे, जेल में नहीं मिल आ पाए। मुकदमे वाली बात फिर कही, पत्रकारों वाली बात भी कही कि पत्रकारों के मुकदमे में वापस लेंगे। है सब देखिए, कई चीजें जो एक तो कुछ ये कि जो उन्होंने वक्तव्य दिए मीडिया में आकर के, जो बयान दिए, और मुलाकात के बाद आजम खान साहब के कई चैनलों पे छोटे छोटे इंटरव्यूज भी आए हैं 5-5, 10-10 मिनट के जी। और कुछ वो कि जो अखिलेश यादव जी ने मुलाकात के बाद पत्रकारों को, जब वहां पे घर के बाहर खड़े हुए थे मीडिया के लोग, उनसे बात करी, लेकिन वो सब अब डोमेन में है। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव जी का कहना था कि भाई वो हमारे पार्टी के दरख्त हैं, वृक्ष हैं, उनकी जड़ें भी गहरी हैं, उनका साया भी गहरा है। और उधर आजम खान साहब का कहना है कि भाई वो हमारे मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, उनसे हमारा रिश्ता पीढ़ियों का है, दूसरी पीढ़ी का रिश्ता भी है, और वो हमारे परिवार का ऐसा एक हिस्सा है। और उन्होंने भी कहा कि भाई जो बीजेपी कर रही है, अखिलेश यादव जी ने कहा वो कोई विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहती है। तो आजम खान ने कहा कि भाई वो जिस लेवल पर मदद कर सकते थे कानूनी तौर पे या उसके तौर पे, जैसे कर सकते तो उन्होंने करी, वो करना चाहिए। ये बातें हुई, और मतलब जाहिरा तौर पे आजम खान तो साफ कहा कि भाई कोई जब गिला था ही नहीं तो शिकायत कैसी। कोई शिकवा नहीं तो फिर मतलब जब गिला था ही नहीं तो शिकायत कैसी। बहुत अच्छा। और आजम खान ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो मिलने नहीं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाती, अब मौका मिला तो हम मिलने आए। कई चीजें हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक अलग चीज होती है। जो दो नेता बड़े मिलते हैं, उनका एक गेस्चर होता है, और जो गेस्चर होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो भी बड़े मायने रखती है। तो मैंने ये चीज महसूस करी कि कोई बहुत टेंस मुलाकात नहीं थी जी, बहुत सहज मुलाकात हुई है, और एक वाकई में एक ऐसा परिवारिक जैसी हुई जिसमें कि खाली दो लोग के, नेताजी अखिलेश यादव जी और आजम खान ही दो लोग मौजूद थे, ना
आजम खान के बच्चे थे, यानी बेटे उनके, ना ही उनकी पत्नी थी, और ना ही आजम खान अखिलेश यादव जी के साथ जो सांसद गए थे उनको भी एंट्री नहीं मिली। तो उस पर आजम खान ने कहा है कि वो बड़े नेता हैं और वो तो बिना पहली बार रामपुर से लड़े और जीत गए थे, तो जाहिर सी बात है कि उनमें, लेकिन उनके पीछे वो तंज था। तो मुझे लगता है कि आजम खान की नाराजगी जो है वो शायद अखिलेश से उतनी नहीं है जितनी पार्टी के दूसरे कुछ लीडरान हैं उनसे है, और उनमें से खास करके वो नेता, वो लीडरान जो आजम खान का सहारा लेकर के पार्टी में आए और आजम खान की मदद से आगे बढ़े जी। और जब उनके ऊपर बुरा समय आया तो वो लोग कहीं नहीं दिखे। ये तलखी वो पहले भी कई बार जाहिर कर चुके हैं, चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो और भी दूसरे नेता रहे हो, और हाल फिलहाल उन्होंने जो पूर्व एमपी हैं उसके रामपुर के, उनके लिए भी कहा। तो देखिए, आजम खान के मन में टीस तो है, कहीं ना कहीं तकलीफ तो है, लेकिन उनकी तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो पार्टी को से मुंह मोड़ ले। हालांकि वो अब उनकी सेहत और उनकी उम्र को देखते हुए वो कितना एक्टिव होंगे रहेंगे आगे इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी में उनका कद अभी भी वही बना हुआ है जो पहले था। और हयात साहब कई पत्रकारों ने उनसे जब ये सवाल भी पहले भी किए, लगातार उनके इंटरव्यू चली रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मियाँ इतने खराब दिन नहीं आए हैं कि मैं कहीं जाऊं, और क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है। इस तरह के वो पलट के जवाब भी देते हैं कि क्या इतना भी खराब दिन नहीं आए हैं मेरे कि मैं कहीं जाऊं। तो इसका मतलब ये है कि वो जावा तो कहीं नहीं रहे। लेकिन एक अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, एक शेर के साथ में उन्होंने दोनों तस्वीरें पोस्ट की है, कलम देने वाली और एक अंदर की मुलाकात की। वो शेर है कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। ये बड़ा जबरदस्त बात कही है। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों में मुझे लगता नहीं कि आज किसी राजनीतिक विषय को लेकर के कोई चर्चा हुई है। दोनों की मुलाकात निजी और पारिवारिक थी, जिसमें अखिलेश यादव जी का प्राइम कंसर्न अपने जो एक जैसे बड़े बुजुर्ग अभिभावक के पास जाते हैं उनसे जाकर के हालचाल लेना रहा, और शायद आजम खान का ये था कि भाई अखिलेश आए हैं तो उनसे वो कुछ मन की बात कहेंगे, जो दर्द उनके अंदर बहुत दिनों से छुपा रखा है, जो बात रहती है, जो शायद हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि बंद कमरे में मुलाकात हुई और बात हुई है। शायद जो आंसू उन्होंने रोक रखे थे, जो जज्बात उन्होंने रोक रखे थे, वो शायद अखिलेश के सामने आए हों। ठीक बात है, ठीक बात है, बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हयात साहब एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि वहाँ से निकलकर अखिलेश यादव आते हैं और कहते हैं कि 27 में पीडीए सरकार बनाएगा। वो 27 की बात करते हैं, इसीलिए लोग हमारा कार्यक्रम का शीर्षक भी यही है कि 100 मिनट की मुलाकात 27 की बात, क्योंकि अखिलेश यादव बाहर निकलकर 27 की बात करते हैं वो, और वो उसको फिर बाद में रफू भी करते हैं कि नहीं ठीक है, हम तो सिर्फ आजम खान साहब से मिलने आए थे, लेकिन बना तो हम रहे हैं सरकार। और फिर मुकदमे वापसी की बात करते हैं, है साहब, वो मुकदमे वापसी की बात करते हैं, एक संदेश अल्पसंख्यकों को देते हैं, फिर पत्रकारों को भी कहते हैं कि आपके मुकदमे भी वापस हो जाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो अखिलेश ने तो पॉलिटिकल बात वहां से निकल कर की है। सीधा उस वोटर को एड्रेस करना है जो ये सोचता है कि आजम खान के साथ जाती हुई है ये। और जहां तक पीडीए की बात है तो अखिलेश यादव जी इधर मैं पिछले 6 महीने 1 साल से देख रहा हूं, खास करके 24 के बाद से देख रहा हूं मैं, चुनाव के बाद से, वो मंच कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, उनका जवाब
पीडीए ही रहता है और 27 उनके टारगेट में है। और हमें लगता है कि काफी कुछ वो तैयारियां में लगे हुए हैं और जो अभी तक बाहर चीजें नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनका कुछ ग्राउंड लेवल पे उस पर वर्क चल रहा है, जिसपे वो लगातार बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 27 में पीडीए की सरकार बनेगी। ठीक बात है। वीरेंद्र सक्सेना जी, अभी हयात साहब ने जैसा कि कहा आपको कि बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन चूंकि 1 to 1 है, अब उसमें कोई भी चंडू खाने की कोई भी हम और आप कोई भी लगाएं कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा। पत्रकारिता में आप जानते हैं कि कहा जाता था ना हम लोग ज़माने में कि ये चंडू खाने की खबर है यार, इसको कहाँ तुम लिखे पड़े हो, है ना। तो हमारे आपके ज़माने में आपका थोड़ा और पहले का ज़माना है, उसके थोड़ा बाद का हमारा ज़माना, फिर हयात का ज़माना। तो हम लोग के ज़माने तक ये कहा जा रहा है, जेनजी पत्रकारों की मैं नहीं कहता, जेनजी वाले तो अलग ही हैं, लेकिन आजकल हम लोग ये कहा करते भाई चंडू खाने की खबर है यार, कहाँ लेकर आए हो तुम ये, है ना। तो अब कुछ भी कहा जाए वो चंडू खाना ही है। लेकिन जैसा हयात साहब कह रहे हैं कि उनके मन में कोई बात रही होगी, कोई दर्द रहा होगा, क्योंकि कहीं असहज न आते वक्त दिखे और न जाते वक्त दिखे। और दूसरा एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण कही आपने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि अखिलेश यादव इसलिए सत्ता से इस बार भी दूर नजर आते हैं और पिछली बार भी दूर हो गए कि उनका झुकाव मुसलमानों की तरफ रहता है, तो हिंदू वोट भटक जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हिंदू को पीडीए के खांचे में भर दे रहे हैं, वो जो 24 में उन्होंने करके दिखाया है। वीरेंद्र सक्सेना जी। देखिए, बात यह है कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के लिए जनता को लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। उसमें से एक ये भी है कि पीडीए है और हम जो है गरीबों के मसीहा हैं, हम फलाने हैं, हम ये करेंगे, पत्रकारों की जो है मुकदमे वापस ले लेंगे। अरे पत्रकारों के मुकदमे आप तभी वापस लेंगे जब कानूनी तौर पे कोई ऐसी बात होगी जिसमें वो नहीं फंसते होंगे, तो आप वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर कानूनी तौर पे कोई पत्रकार फंसा हुआ है तो उसको आप कैसे वापस ले लेंगे। दूसरी बात नहीं वीरेंद्र जी अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं ने अपने ही मुकदमे वापस ले लिए, बड़े गंभीर मुकदमे थे, तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। वो पैरवी नहीं करेंगे तो हो ही जाएगा, ये तो बात सही है आपकी। तो इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। और एक बात मैं अतुल यादव जी ने कुछ कहा था कि परिवारवाद की, वो कहेंगे, मैं कहूँगा कुछ तो वो नाराज हो जाएंगे थोड़ा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पीछे देखे तो मुलायम सिंह ने अपने पूरे परिवार को कुछ ना कुछ बना दिया है। कोई एमएलसी, कोई राज्यसभा, कोई एमपी, कोई चेयरमैन, कोई कारपोरेशन का फलाना। अगर आप इतिहास देख लेंगे उठा करके तो मुलायम सिंह ने जितना परिवारवाद किया, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी ने किया हो। उनकी ये बात सही है कि किसी का लड़का आ गया, किसी की लड़की आ गई, ये ठीक है, लेकिन उन लोगों ने कुछ काम किया, कुछ मेहनत की है, तो वो लोग आए हैं। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो आप पाएंगे कि पूरा परिवार जो है मुलायम सिंह का, वो इसमें जो है कुछ ना कुछ बना हुआ, कोई एमपी। वीरेंद्र जी, उन लोगों ने भी काम किया होगा, नेताजी का साथ दिया होगा, उस परिवार में पैदा होना अपने आप में ये भी बहुत बड़ा काम है। चौहान जी नहीं, चौहान जी सुनिएगा। हाँ बोलिए। चौहान जी जो स्वर्ण समारोह होते हैं वो पिछड़ी जात से आने वाले, चाहे यादव होंगे या अन्य जातियां होंगी, पिछड़ी समाज की या दलित समाज की, तो उसकी आलोचना वो भरपूर करते हैं और खुल के करते हैं। मुझे कहने में कोई शर्म वाली बात नहीं। मैं जब भी बहुत सारे चैनलों पे बैठता हूँ, जितने भी स्वर्ण समाज के पत्रकार बैठे हैं वो पिछड़ों को पानी पी के कोसते हैं, चाहे उनके नेताओं को कोसते हैं, अगर उनकी समृद्धि आगे बढ़ जाए तो उनको कोसते हैं। उन्हें कोसने में कोई कभी भी योगी जी के बारे में, अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में, या अगर कोई भी स्वर्ण समाज से आने वाला किसी को नहीं कोसते हैं। अच्छा, यही पीडीए है आपका क्या अतुल यादव? यही पीडीए है, माइनस सवर्ण पीडीए है क्या आपका? आप तो पहले कहते थे कि अगड़ा भी है इसमें, ए में अल्पसंख्यक है, अगड़ा है, आधी आबादी है। हमको लगता है अगड़ा को निकाल बाहर किए हैं आप लोग। जो ये माननीय नेताजी के विषय में बोल रहे हैं उस संबंध में जवाब दे रहा हूँ मैं, पीडीए पे जवाब नहीं दे रहा उस समय। ये अरे नेताजी वो कह रहे हैं कि पूरे परिवार ने परिवारवाद किया, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सक्सेना। कह रहे हैं भाई उस परिवार में अगर किसी ने जन्म ले लिया है तो जन्मजात नेता हो गया, ये कह रहे हैं वो। आदरणीय सक्सेना जी से मेरा व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। मैं सक्सेना जी के साथ पहली बार बैठ रहा हूँ। मेरा उनसे, वो वरिष्ठ हैं, उनका आदर सम्मान है। मैं कभी भी भिड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन ये समाज में पिछली जात से अगर कोई भी संघर्ष करके बैठ जाए
तो उसे ये परिवारवाद बताते हैं। लेकिन अगर योगी जी अपने एक रिश्तेदार की वजह से वो मठ में बैठे, कभी अगर सत्यराज जी ने बोला हो आपके चैनल पे, तो मैं जहां ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। हयात भाई बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सक्सेना जी, हयात उमर, अतुल यादव, रत्नेश मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंथन में फिलहाल इतना ही, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।